नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें आपके सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं। ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा संविधान के भाग के बारे में। इस वीडियो को करने के बाद आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। भारत के मूल संविधान कहने का मतलब है जब हमारा संविधान बना था उस समय तो संविधान में 22 भाग थे। इस 22 भाग के अलावे इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। क्लियर? लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A, 9A, 9B और 14A को जोड़ा गया तथा भाग 7 को आपका निरस्त कर दिया गया। 4A जो है आपका वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया और 14A जो है वो भी आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। उसके बाद ये जो 9A है आपका ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया और ये 9B जो आपका है वो 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया। तो ये सारे फैक्ट्स हम आगे भी देखने वाले हैं, बस आपको मैंने बता दिया। अच्छा, ये भाग 7 जो है उसको हटा दिया गया है और ये आपका हटाया गया है भाग 7। तो 7 से आप याद रखेंगे 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये आपका हटाया गया है 1956 में। क्लियर है? सबको आगे हम देखेंगे। तो इस प्रकार अभी संविधान में कुल भागों की संख्या जो है 25 है। तो यहां से आपके दो टाइप क्वेश्चन आते हैं कि मूल संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं और अभी वर्तमान में कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, अभी बात करें हम तो अभी आपके 448 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में आपके पास 8 अनुसूचियां थी और अभी बात करें तो अभी आपके पास 12 अनुसूचियां हैं और उसके साथ साथ आपके संविधान में टोटल 104 संशोधन हो चुके हैं। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए हम इन 25 भाग को आपको एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पहला भाग बोलता है क्या? ये बोलता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र और इस भाग 1 में आपके अनुच्छेद जो है वो 1 से 4 तक हैं। अच्छा, भाग हम ये समझ सकते हैं कि भाग जो होता है जैसे हमारे बुक के चैप्टर्स होते हैं, यानी कि जो पाठ होते हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि ये हमारे संविधान के पाठ हैं। तो पहला भाग क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यह कहता है कि हमारा भारत जो है वो राज्यों का संघ है। क्या है? हमारा भारत जो है वो राज्यों का संघ है और यह भाग जो है नए राज्य का प्रवेश, उसकी स्थापना, गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की अनुमति देता है। यानी इस संविधान के इस भाग के थ्रू ही किसी विदेशी राज्य से हम उसके भूभाग को अपने राज्य में मिला सकते हैं या अपने राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि उड़ीसा जो था आपका, ठीक है, उड़ीसा जो था उसका नाम बदल करके उड़ीसा कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी भाग के द्वारा। और आप देखेंगे तो बिहार से आपका जो झारखंड था वो भी अलग कर दिया गया था, तो इसी भाग के द्वारा। क्लियर है? भाग 2 आपका बोलता है नागरिकता। भाग 2 क्या बोलता है? नागरिकता। और ये आपका है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। इसमें क्या है? तो इसमें है आपका कि इसमें आप नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे, नागरिकता कैसे खो सकते हैं, इन सारे प्रावधानों को रखा गया है। और ये नागरिकता जो है आपका वो लिया गया है ब्रिटेन से। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में हमारे पास दोहरी या तिहरी नागरिकता होती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ब्रिटेन का कोई निवासी है तो वो किसी और देश का भी निवासी हो सकता है, लेकिन हमारे भारत देश में केवल एक हरी नागरिकता है। अगर हम भारत देश के नागरिक हैं तो हम किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं जब तक हम अपने भारत देश की नागरिकता को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है? और ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में आपको 2 नागरिकता मिलती है,
एक देश की और एक राज्य की, लेकिन हमारे यहाँ केवल और केवल देश की नागरिकता मिलती है, यानी कि हम लोग देश के वासी हैं, किसी भी राज्य के वासी नहीं है। ये नागरिकता अधिनियम जो है आपका वो 1905 के अधिनियम पर आधारित है। 1950 के अधिनियम पर आधारित है। इसी में आपको बताया गया है कि क्या क्या नियम कानून है नागरिकता प्राप्त करने के लिए, और इसमें पहला बार जो संशोधन हुआ था वो आपका 1986 में संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा भाग 3। भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो इस वीडियो को हम लोग, ये मौलिक अधिकार का जो भाग है इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। बस इसके कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बात अभी को देख लेते हैं, बाकी इसका अलग से वीडियो आएगा। तो ये जो मौलिक अधिकार है आपका, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और ये अधिकार जो है नागरिकों को कुछ अधिकार देता है जिसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप उस अधिकार को कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट आपके अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। हमारे मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, किसका अधिकार? संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो टोटल 6 हैं, और इनको जो संपत्ति का अधिकार है अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद भाग 4, जिसको हम बोलते हैं निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व भी इसी को बोलते हैं। क्लियर है? निर्देशक सिद्धांत ये आपका है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। इसको कोई कोई बोलता है डीपीएसपी, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये है हमारे लिए क्या कि इसमें वो बातें को रखा गया है जिसमें कि राज्य हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। यानी राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका मूल उद्देश्य जो है लोगों का सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है, ताकि हमारा जो देश है वो एक कल्याणकारी राज्य बन सके। क्लियर तक? उसके बाद है हमारा भाग 4A, जिसमें कि हमारे मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, और इसमें एक अनुच्छेद है 51A। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 4A है, तो जैसे भी आपको ABC कुछ लगा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब ये समझिएगा कि ये आपको संविधान संशोधन के द्वारा ही लगाया गया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य यह बताता है कि नागरिकों को अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है। 4 में बताता है कि राज्य हमारे लिए क्या कर सकता है, और 4A बताता है कि हम राज्य के लिए क्या करना चाहिए। तो इसे हमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, और ये मौलिक कर्तव्य जो है आपका वो रूस से लिया गया है। ठीक है, जब 51A मूल संविधान था तो इसमें आपके 10 अनुच्छेद थे, यानी 42वें संविधान संशोधन में जो मौलिक कर्तव्य थे वहां पे हमारे 10 अनुच्छेद थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन में आपका एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया, और अब आपके पास टोटल 11 कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है आपका भाग 5। भाग 5 जो संबंधित है संघ से, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। इसमें संघ से जुड़े यानी कि जो केंद्र सरकार है, ठीक है, इससे जुड़े हुए प्रधान है। इसमें आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, कैग, जो भी आपके संघ से संबंधित जो भी आपकी संस्थाएं हैं उनके शक्तियों, उनके संरचना, गठन और कार्य के बारे में बताया गया है कि ये सब क्या क्या कार्य कर सकते हैं। भाग 6 क्या है? तो भाग 6 जो आपका है वो राज्य से संबंधित है, और इसमें आपके अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। जैसे भाग 5 में संघ के प्रधान थे, उसी तरह भाग 6 में आपके राज्य से प्रधान है, यानी कि इसमें आप मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल, विधान परिषद, न्यायपालिका, इनके संरचना, शक्ति, कर्तव्य के प्रावधान को इसमें सम्मिलित किया गया है। भाग 7 जो हमने देखा इसको अब निरस्त कर दिया गया, यानी अब हटा दिया गया है, और इसमें केवल एक अनुच्छेद थे आपके
1938। अभी हमने इसको पढ़ा था कि ये आपको 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में इसको हटा दिया गया। अच्छा, इसमें था क्या, तो इसमें भाग ए के जो बी के राज्यों को रखा गया था, भाग ए में भाग एक में इसको हमारे देश के राज्यों को 3 भागों में बांटा गया था, ए बी और सी। तो इसमें से भाग 7 में बी में जो राज्य थे 1 के बी में, उनको इसमें रखा गया था। लेकिन 1956 के बाद इस चीज को हटा दिया गया और हमारे देश को 2 भाग में बांट दिया गया, यानी कि एक में राज्य और एक में केंद्र शासित। अब हम अपने राज्य को 2 टाइप से डिफाइन करते हैं। अच्छा, भाग 1 में क्या था उस समय, तो भाग 1 में वैसे राज्य थे जो सरकार के नियंत्रण में थे, ठीक है। भाग बी में वैसे राज्य थे जो रियासतों के नियंत्रण में थे, ठीक है। लगभग उस समय 550 रियासतें थी, और भाग सी में आपके जो थे वो केंद्र शासित प्रदेश थे। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद आपका भाग 8 आपका जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें आपके अनुच्छेद 239 से 242 को रखा गया है। इस भाग में आपके केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, उनके विशेष प्रावधान, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जो उसको एक विशेष प्रावधान मिलता है, ठीक है। अगर इस केंद्र शासित प्रदेश में आपका संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो क्या करना है, उनके प्रावधानों को इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है आपके भाग 9। इसमें आपके पंचायत है, और ये आपका है अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। तो कहता है क्या कि पंचायत मतलब क्या होता है कि ग्रामीण भारत में पंचायती राज, जिसको हम स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, उनके संवैधानिक ढांचा को प्रदान करता है। यानी उनका जो ढांचा होगा, किस किस लेवल में वो काम करेंगे, वो है। जैसे हम बात करें तो पंचायतें हमारे 3 लेवल में काम करती हैं। कौन कौन सा, एक को हम बोलते हैं ग्राम पंचायत, क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। दूसरे को बोलते हैं हम पंचायत समिति, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। और तीसरा जो इसका लेवल होता है वो होता है आपका जिला स्तर का। तो हाँ, यही है आपका क्या, प्रशासनिक ढांचा, ठीक है। तो यानी हमारी पंचायतें जो है वो 3 स्तर में काम करती हैं। अच्छा, इन पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा, कितने, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1973 में भाग 9 को जोड़ा गया था। और उसी के साथ साथ जो अनुसूची 11 है उसको ये जोड़ा गया था पंचायती राज के लिए, ठीक है। और इस पंचायती राज में आपके पास टोटल 29 विषय हैं, यानी 29 विषय पर पंचायतें आपका कानून बना सकती हैं। क्लियर है। उसके बाद आपका भाग 9 का ए, तो ये भी देख रहे हैं आप, ए दिया हुआ है, इसका तो ये भी संविधान संशोधन से ही आया है। तो भाग ए में आपकी है नगर पालिकाएं। जैसे गांव में पंचायतें होती हैं, वैसे शहर में नगर पालिकाएं होती हैं। और इसमें अनुच्छेद आपका है 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, ठीक है। तो नगर पालिका क्या होता है, हमारी शहरी क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन है उसकी जिम्मेदारी को संभालता है। और ये आपका आया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसमें 12वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, तो 1973 में, ठीक है। और नगर पालिकाएं जो है आपके वो 18 विषय पर कानून बना सकती हैं। ये भी आपके जो होते हैं वो 3 स्तर के होते हैं। कौन कौन होते हैं, 3 स्तर के होते हैं। 3 स्तर में आपका एक आता है नगर पंचायत, एक आता है नगर परिषद, और एक आता है आपका नगर निगम। तो ये इसका संवैधानिक ढांचा है किसका, नगर पालिका का। इसके बाद आपका है क्या, 9 का बी, भाग 9 का बी, और ये आपका सहकारी समितियां। ये अनुच्छेद आपका 243 एच से लेकर 243 जेड टी तक है। ये जो सहकारी समितियां हैं हम इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी हम इसी को बोलते हैं। और ये जो आपका सहकारी समितियां हैं वो 97वां संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया था, ठीक है।
इसमें सहकारी समितियों से संबंधित बात शामिल है, जैसे सहकारी समितियों का स्थापना, गठन, कामकाज, इसकी शक्ति क्या क्या है, इसका चुनाव कैसे होगा, इन सब के बारे में इसमें प्रावधान है। सहकारी समितियां वो होती हैं जो लोकल आपके बॉडी होते हैं, जैसे कोई अगर कमिटी वगैरह है, ठीक है, तो वो उसको हम सहकारी समितियां कहते हैं। क्लियर? जहां जो वैसी समिति जो वहां के लोकल बॉडी द्वारा संचालित होती है। भाग 10 में क्या है, तो यह है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी एससी और एसटी के जो क्षेत्र हैं उनके संबंधित प्रावधान इसमें है। और ये आपका है अनुच्छेद 243 से 244 से लेकर के 244 के ए तक। ठीक है, इसमें एससी और एसटी के क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है। जैसे आप देखेंगे कि असम में कुछ क्षेत्र है जहां पे जनजातियां रहती है, उसके लिए मेघालय के लिए, या जहां जहां पे आपकी जनजातियां रहती हैं वहां के संबंधित कानून जो है भाग 10 के द्वारा ही बनाए जाते हैं। उसके बाद आपका भाग 11 बोलता है संघ और राज्यों के बीच के संबंध। ठीक है, हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है और राज्य को भी है, और ये दोनों बॉडी जो है आपस में सहमति से ही इन कानूनों को रन करती हैं। तो ये आपका है 245 से लेकर के 263 तक। इसमें क्या है, तो इसमें संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई शक्ति का विवरण है। ठीक है, कि कौन सा काम संघ करेगा और कौन सा काम राज्य करेगा, किस काम में संघ जो है दखल अंदाजी नहीं देगा, किस काम में राज्य दखल अंदाजी नहीं देगा। इसमें मुख्यतः क्या है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं या संघ और राज्य की शक्तियों का मेनली बंटवारा है। ठीक है, या संघ जो है वो राज्यों पर नियंत्रण भी कर सकती है इसके माध्यम से। इसी में आप देखेंगे कि भाग 3 में ही आपका 3 सूचियां हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राज्य सूची, केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। तो सूचियों का वर्णन भी जो आपका है वो भाग 11 में ही है। नेक्स्ट आपका है क्या, भाग 12। भाग 12 का वित्त है, संपत्ति है, अनुबंध है और मुकदमा है। ये आपका अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक, यानी इसमें आपके कर संबंधी, कर मतलब जो कर्जा लेते हैं, कराधान, समेकित या आकस्मिक निधि, राजस्व वितरण, राज्यों को जो अनुदान मिलता है वो, या वित्त आयोग, इस टाइप के जो आपके प्रावधान हैं वो इस भाग में सम्मिलित हैं। भाग 13 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक। ये कहता है कि भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम जो है वो उसके लिए आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। यह सुनिश्चित करता है कि देश के भीतर किसी भी व्यक्ति को व्यापार, वाणिज्य या समागम करने के लिए किसी भी सीमा का जो प्रतिबंध है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आप किसी ए राज्य में हैं और आप कहीं बी राज्य में हैं, तो आपको इस राज्य से इस राज्य में या इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आपको व्यापार करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद है आपका भाग 14। भाग 14 का जो है वो संबंधित है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं से, जो कि अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक है। कहां से, 308 से लेकर के 323 तक। ये आपका इंपॉर्टेंट है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कि इसमें संघ और राज्य सेवाओं के लिए उसकी भर्ती कैसे होगी, उसकी सेवा की शर्तें क्या हैं, ठीक है, उनसे संबंधित सारे मामले हैं। ठीक है, जैसे हम संघ और राज्य के सेवा अधीन सेवाएं की बात करें तो इसमें आपका आता है यूपीएससी, ठीक है, और जो भी आपके राज्य के पीसीएस हैं, बीपीएससी, यूपीपीएससी, ये सब जो आते हैं आपके वो भाग 14 के अंतर्गत आते हैं। 14A क्या है, ये है आपका न्यायाधिकरण, जिसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल ये आपका है अनुच्छेद 323A से लेकर के 323B तक। ये भी देखिए इसमें भी ए है, इसका भी संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये भी आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, संसद क्या कहता है कि इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से आप मुकदमे का व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, इसको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बोलते हैं। अच्छा, न्यायाधिकरण है क्या,
तो ये एक अर्ध न्यायी संस्था है, ठीक है, जो प्रशासनिक या कर संबंधी विवादों के मामले को सुलझाने का काम करता है। क्लियर है? जो कोर्ट नहीं कर पाता है, कोर्ट में अगर टाइम लगता है तो कोर्ट अपने मामले को यहाँ न्यायाधिकरण को दे देता है ताकि इस पे जल्दी से काम हो सके। इसके बाद है भाग 15, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका चुनाव से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 324 से लेकर के 331 तक कि चुनाव कैसे होगा, किसका होगा, कब होगा, ये सब के मामले जो हैं, ये प्रावधान जो है आपका इस भाग में है, ठीक है। इसमें यह भी है कि चुनाव आयोग की स्थापना, चुनाव संचालन, संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जो भी चुनाव होते हैं उससे संबंधित इसमें निर्देशन और नियंत्रण का इसमें काम होता है। उसके बाद आपके भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, यह है आपका 330 से लेकर 342 तक। अच्छा, इसमें है क्या? तो ये आपका जो एससी है, एसटी है और ओबीसी है, इसके लिए विशेष प्रावधान है, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया राजनीति। इसमें आपका अगर आरक्षण की बात है तो ये इसके प्रावधान जो है आपके भाग 16 में है, ठीक है। एससी, एसटी और ओबीसी के शिक्षा, रोजगार, राजनीति में आरक्षण के प्रावधान जो है आपके वो भाग 16 में है। उसके बाद भाग 17 में आपका है राजभाषा, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अच्छा, ये राजभाषा क्या है? तो इसमें बोलता है कि आपके संघ की राजभाषा, राज्य की राजभाषा, ठीक है, संसद की राजभाषा और राज्य के जो विधान मंडल हैं, ठीक है, विधान मंडल है, उनके कामकाज के जो भाषा प्रयोग किया जाता है उससे जुड़े प्रावधान है। और आपके जो न्यायालय हो गया, ठीक है, इसमें जो जुड़े हुए भाषा जो आपके हैं उसके संबंध में इसमें आपके प्रावधान रखे गए हैं कि इन सब का कामकाज जो होगा वो किस भाषा में होगा और कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद भाग 18 बोलता है आपका आपातकालीन प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक है। तो इसमें आपका भाग 17, भाग 18 और भाग 15 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपके आपातकालीन प्रावधान है, ठीक है। जैसे हम आप जानते हैं कि इसमें आपातकाल जो होता है हमारे देश में 3 तरह से लगता है। कौन कौन लगता है? एक लगता है आपके पास राष्ट्रीय आपात, ठीक है, दूसरा लगता है आपका राज्य आपात और तीसरा आपका लगता है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात लगता है आपका 352 अनुच्छेद से, राज्य आपात लगता है 356 से, चाचा के गैप पे है, और वित्तीय आपात लगता है 360 के अनुच्छेद से। अच्छा, ये राज्य आपात जो है वो दूसरा नंबर वाला, इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं हम इसको? राष्ट्रपति शासन। और हमारे देश में अगर हम बात करें तो वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है तक। तो ये आपके जो थे वो भाग 18 थे। इसके बाद है आपका, इसके बाद है क्या? भाग 19। इसमें आपके विविध है और ये आपका 361 से 367 के बीच। अच्छा, इस विविध में क्या क्या है? तो यह मुख्य रूप से आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, को कानूनी रक्षा प्रदान करता है। कानूनी रक्षा प्रदान करने का क्या मतलब है? जिसका मतलब है कि अगर ये इनके कार्यकाल के दौरान, ठीक है, अपने आधिकारिक कार्यों के प्रति ये किसी अदालत के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, ठीक है, ये जो है वो उत्तरदायी नहीं होंगे। इनका कहने का मतलब है कि उनके कार्यकाल के दौरान उन पर केस नहीं किया जा सकता है, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। किसके ऊपर? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर। इसमें मेनली ये प्रावधान है। भाग 20 में क्या है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन, और इसमें एक ही अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 368। तो इसको भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इस भाग में केवल एक अनुच्छेद है आपके पास जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। जो संसद है आपका, इसको ये शक्ति प्रदान करता है संविधान में संशोधन करने के लिए। उसके बाद भाग 21, ये आपका अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान।
इसमें आपके अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक हैं। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है, यह भाग कहता है कि संविधान के क्रियान्वयन, क्या क्रियान्वयन यानी कि कामकाज के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं और विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए इसमें विशेष प्रावधान है। ठीक है, इसके जो कार्यकाल होगा, ठीक है, जो कामकाज होगा उसमें कोई क्या कहते हैं, कोई दिक्कत आता है, कोई समस्या आता है, तो उससे निपटने के लिए जो इसके प्रावधान है वो इसमें रखे गए हैं। उसके बाद 22 भाग 22 जो कहता है आपका संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ तथा निरसन, ये आपका है अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक। अच्छा, क्या इसका मतलब है? संक्षिप्त शीर्षक का मतलब है कि संविधान का आधिकारिक नाम क्या है। ठीक है, प्रारंभ यानी संविधान के लागू होने की तिथि क्या है, ठीक है इसका, और हिंदी में आधिकारिक पाठ तो संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद क्या है। ठीक है, और निरसन का मतलब है कि पुराने कानूनों को निरस्त करने संबंधी प्रावधान इस भाग में दिए गए हैं। क्लियर है तक? तो ये आज का आपका जो वीडियो था संविधान के भाग का वो आज समाप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।